हाय गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। तो उसी जोरों शोरों वाली तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आज लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म पे कुछ चीजें डिस्कस करूंगी। ठीक है, सबसे पहले एब्सेंस की बात कर लेते हैं। एब्सेंस बहुत बारी हमने देखा है कि एब्सेंस टर्म यूज होता है, लेकिन एक्चुअली में इसका क्या रिलेशन है लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म से, एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म आपके एग्जाम और आपके आने वाले करियर का, दैट इज अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो या प्रोफेसर बनते हो या टीचर बनते हो पीजीटी में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में जानते हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई डिफिकल्टी ना आए। जब हम समझ लेते हैं ना चीज़ों को, तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए कि हम उसको याद रख पाएँ। ठीक है ना, रादर देन आप रट्टे मार रहे हो। रोड लर्निंग से बहुत बेटर होता है कि हमें चीज़ें समझ आ जाए, ताकि कोई चीज़ जब हमारे सामने आती है तो हम बहुत ईजिली उसको क्रैक कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुत सिंपल टर्म्स में बोला है कि एब्सेंस इज अ टर्म विच इज यूज्ड इन अ वेराइटी ऑफ मॉडर्न क्रिटिकल थियरीज। सबसे पहले तो एब्सेंस एक ऐसी टर्म है जो यूज की जाती है वेराइटी ऑफ मॉडर्न क्रिटिकल थियरीज में। मॉडर्न क्रिटिकल थियरी की बहुत सारी वेराइटीज हैं जिसमें ये टर्म यूज की जाती है टू एक्सप्लेन अ वर्क ऑफ आर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स विच आर एब्सेंट फ्रॉम इमीडिएट नोटिस। और यहाँ पे क्या किया जाता है इस टर्म के थ्रू, ऐसे बेसिस ऑफ फीचर्स को, यानी कोई भी आर्ट वर्क अगर है तो उसके ऐसे फीचर्स को एक्सप्लेन किया जाता है उनकी हेल्प लेकर जो कि एब्सेंट हैं। एब्सेंट है कैसे? इमीडिएट नोटिस से। लाइक कुछ चीज़ें होती है जब भी हम किसी भी पीस ऑफ आर्ट को देखते हैं तो ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें बहुत आसानी से नोटिसेबल हो जाती हैं, हम बहुत आसानी से देख पाते हैं क्या है क्या नहीं है, बट कुछ फीचर्स साइलेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो एब्सेंस टर्म यूज़ किया ना, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की गई है कि हम उन फीचर्स की हेल्प लेकर उस पीस ऑफ आर्ट को एक्सप्लेन करें जो कि इमीडिएट नोटिस से बाहर है। ठीक है, दिस इज स्पेशली द केस व्हेन अ psychoanalytical study of the work and the mind that has produced it becomes the foundation for such study। यूजुअली ऐसा कब किया जाता है? जब हम कोई ऐसी स्टडी कर रहे हो, कोई ऐसी साइको स्टडी कर रहे हो जिसके अंदर जो वर्क है और जो दिमाग है जिसने उसको प्रोड्यूस किया है और जो काम है, दोनों ही क्या होंगे? फाउंडेशन होंगे उस स्टडी के। फाउंडेशन एज एन स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, वो काम भी और काम करने वाला भी, जिसने प्रोड्यूस किया है वो भी और जो वर्क प्रोड्यूस हुआ है वो भी। ठीक है, तब हम यूजुअली एब्सेंस का हेल्प लेते हैं। वी आर अवेयर दैट बिलो आवर कॉन्शियस माइंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज हिडन। हम सबको पता होता है, ज्ञात होता है इस चीज़ का कि हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ साथ एक सबकॉन्शियस माइंड भी है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे अमाउंट में ज़ोरों शोरों से वर्क कर रहा होता है। ये हम जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि जितना कॉन्शियस माइंड इंपॉर्टेंट है उतना ही सबकॉन्शियस माइंड इंपॉर्टेंट है, ये हम सब लोग जानते हैं। Then the production of a piece of art does not depend on the activity of the conscious mind alone। इसीलिए हम ऐसा मतलब ये बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि भाई जो प्रोडक्शन ऑफ पीस ऑफ आर्ट है, जो पीस ऑफ आर्ट है उसका जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड पर डिपेंड नहीं कर सकता। उसमें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड भी इक्वली अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सम हिडन मेंटल प्रोसेसेस। कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ हिडन मेंटल प्रोसेसेस भी चल रहे होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, दैट डिटरमिन द काइंड एंड नेचर ऑफ द वर्क प्रोड्यूस, जो कि ये डिटरमिन करेंगे कि किस तरीके का वो वर्क होगा और उस वर्क का नेचर क्या होगा। ठीक है, सो ये 2 3 4 पॉइंटर्स में अगर आप नोट्स के फॉर्म में इसको याद करने की कोशिश करते हो तो एब्सेंस टर्म जो है ना, अगर एग्जाम में कहीं से भी किसी भी फॉर्म में, बिकॉज यू ऑल नो कि भाई किस तरीके से पेपर में घुमाकर चीज़ें पूछी जाती है, होती सिंपल है बट इस तरीके से घुमा दिया जाता है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या पूछ लिया। तो अगर जैसे मैंने आपको समझा दिया है, तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स जो है दिमाग में रखोगे तो एब्सेंस के ऊपर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत इजीली उसको क्रैक कर पाओगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इफेक्टिव फैलेसी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, इफेक्टिव फैलेसी क्या होता है? इफेक्टिव फैलेसी इज अ टर्म दैट वाज यूज्ड बाय अमेरिकन क्रिटिक्स W.K. विंसेंट एंड M.C. बियर्डस्ले इन 1954। इन 2 क्रिटिक्स ने इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था। द न्यू क्रिटिक in the 40s and 50s in England wanted a work of art to be studied objectively irrespective of its emotional upshots। ठीक है, कुछ नए क्रिटिक्स थे 40s और 50s में इंग्लैंड से, जो ये चाहते थे कि एक वर्क ऑफ आर्ट को पढ़ा जाए या समझा जाए ऑब्जेक्टिव मैनर में।
हम उसमें इमोशंस का जो अपशॉट है उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, हम ऑब्जेक्टिविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, ऐसा वो क्रिटिक्स चाहते थे। दे बिलीव दैट लिटरेचर कैन बी इवेलुएटेड बाय असेसिंग हाउ इट अफेक्ट्स रीडर्स इमोशनली। उन्होंने ये बोला था कि ऐसा बिलीव किया जा सकता है कि जो लिटरेचर है उसको इवेलुएट किया जाता है कि जो रीडर है उसका इमोशनल स्टेटस उस टाइम पे क्या है। लाइक अगर हम अच्छे मूड में हैं तो हम किसी पीस ऑफ आर्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर हमारा मूड खराब है तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो शायद हमसे इग्नोर हो जाए, तो उस वर्क की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं कम हो जाती है। They also believe that criticism should be based upon the analysis of so-called objectives। इसीलिए वो ये चाहते थे कि एनालिसिस अगर किया जाए किसी भी काम का, किसी भी वर्क का, तो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे किया जाए, ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे किया जाए। और फीचर्स क्या होने चाहिए? आयरनी एंड स्ट्रक्चर। ठीक है। दिस थियरी came closer to the views of critics such as Eliot, who advised that a work of art should be evaluated without considering the personality of the author। इस वाली ये जो ये है अफेक्टिव फैलेसी है, इसमें हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो थियरी थी ये बहुत ज़्यादा क्लोज थी इलियट की थियरी के, क्योंकि इलियट की थियरी में क्या कहा गया है कि एक जो भी वर्क ऑफ आर्ट है उसको इवेल्युएट किया जाए पर्सनालिटी ऑफ द ऑथर से हटके। लाइक ऑथर की पर्सनालिटी क्या है वो चीज़ उसके काम पर अफेक्ट ना डाले। जब हम एनालिसिस करें तो हम ऑथर को साइड हटाएं और सिर्फ हमारा जो सिंगुलर फोकस है वो किस में होना चाहिए? उस वर्क के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपकी लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म में, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और भी हैं बट इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। आगे हम और टर्म्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन हिट कर दो, सपोर्ट करो, ताकि ये चैनल में और सारी चीज़ें मैं आगे लेके आ सकूँ। और चैनल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास रिसोर्सेज आगे बढ़ेंगी, तभी हम और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाएंगे। ठीक है। होपफुली ये दो टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और भी बहुत सारा है लिटरेचर में चीज़ें समझने के लिए, तो वो चीज़ें हम समझेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अवागार्ड समझा दूँ आपको एक बार और जाते जाते। अवागार्ड एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है। इट इम्प्लाइज दोज persons who support और create the newest ideas। ये जो टर्म है ये उन लोगों पे इम्प्लाई होती है जो सपोर्ट करते हैं कि न्यूएस्ट आइडियाज का क्रिएशन होना चाहिए। फैशंस, जनरली लिटरेरी और एस्थेटिक टेक्निक्स, स्टाइल एटसेट्रा इन एन आर्ट और अ पीस ऑफ लिटरेचर। पीस ऑफ लिटरेचर जो भी होगा नया, उसमें नए नए आइडियाज होने चाहिए, नया ट्रेंड होना चाहिए, नया फैशन होना चाहिए, नई टेक्निक्स होनी चाहिए, नए स्टाइल्स इन्वॉल्व होने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। अवागार्ड इज़ अ टर्म जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये टर्म इम्प्लाई करती है उन लोगों के लिए जो इन सारी सोच को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। सो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी चालू रखो, नोट्स वगैरह बनाओ एंड ऑल द बेस्ट। बाय।